हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिका पे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी के लिए स्ट्रैटेजी को जाना था, तो इस वीडियो में हम जो 2024 में जो पेपर हुआ था आपका, उस पेपर को डिस्कस करेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं आपके ऐप पर अपलोड कर दूंगी, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी के बाद अब हम चलते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपका इस साल का जो पहला क्वेश्चन था वो है, विच इज द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इन मरीन फिशरीज इन 2022 एज पर द एफएओ रिपोर्ट 2021। तो 2021 एफए रिपोर्ट के अनुसार जो 2020 में समुद्री मत्स्य में दुनिया का अग्रणी देश कौन सा है, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसका आंसर होगा चाइना। एफए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो मरीन फिशरीज था उसमें लीडिंग कंट्री था वर्ल्ड में, वो चाइना था। और 2022 में फिर सेकंड क्वेश्चन था आपका, 2022 में द वर्ल्ड्स लीडिंग इंपोर्टर इन मर्केंटाइज ट्रेड वाज। वाणिज्य वस्तु व्यापार में दुनिया का अग्रणी आयातक कौन था, इंपोर्टर के बारे में पूछ रहा है, तो ये होगा आपका यूएसए। यूएसए आपको टिक करना है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो रिपोर्ट से हैं। पहला क्वेश्चन आपके एफएओ रिपोर्ट से है और दूसरा क्वेश्चन भी 2022 में जो रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पे आपको ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो दोनों क्वेश्चन था, अगर आपको वो रिपोर्ट्स याद है, आपके दिमाग में है, तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। वरना आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि इन यही सारे क्वेश्चन है जिसमें कि रिपोर्ट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ही ये निगेटिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप अगर चाहे तो इनको, अगर आपको याद नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपके ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के, मैपिंग के, फिजियोग्राफी और इसके टेक्निक्स, सर्वेइंग, लेवलिंग के जो क्वेश्चन हैं, आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है आपका, अरेंज द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये जो कुछ एयरपोर्ट्स के नाम दिए हुए, ये बेसिकली सिटीज हैं और ये तीनों तो कैपिटल है कंट्री के। ये एक सिटी है सऊदी अरेबिया का। तो आपको इसमें क्या करना है, साउथ से नॉर्थ अरेंज करना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको अरेंज करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें नैरोबी। नैरोबी जो है ये केन्या का कैपिटल है। ठीक है, पहले हम लोग इसकी सिटी, इसका जो कंट्री है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो नैरोबी जो है ये है केन्या, इसका हो जाएगा केन्या। और तेहरान, ये ईरान का कैपिटल है। बेसिकली अगर आप लोगों को कंट्री का कैपिटल भी याद रहे तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। ये हरारे जो है ये जिम्बाब्वे का है कैपिटल। आप लोग ये मैपिंग में पढ़ते होंगे, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप जानते हैं जिम्बाब्वे सबसे साउथ में है, तो इसको हम लोग बी साउथ में करेंगे। बी सबसे पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा उसके नॉर्थ में नैरोबी, तो आपका हो जाएगा डी ऐसे। और फिर उसके ऊपर आएगा जेद्दा। जेद्दा है सऊदी अरेबिया में आता है, एक सिटी है सऊदी अरेबिया में। और उसके बाद आ जाएगा तेहरान। तेहरान ईरान का कैपिटल है। तो आपका ऐसे आंसर क्या हो गया, बी डी, यानी कि सबसे साउथ में बी, फिर डी और फिर ए और सी। तो ये आपके ऑप्शन में है, वन वन ऑप्शन में है, ये आप ऐसे कर सकते हैं। और फिर है ये आपकी फिलॉसफी और इसके थिंकर के बारे में दिया हुआ है आपका, कि ये फिलॉसफी के कौन से थिंकर इस फिलॉसफी को प्रोपाउंड करते थे, यानी कि किन्होंने दिया था, कि कौन सपोर्ट करते थे ये इन सारे फिलॉसफी को। तो आपका, आप जब जियोग्राफिकल थॉट पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद है, उसके आप थिंकर पढ़ेंगे फ्रेड को। फ्रेड है इसके थिंकर, ठीक है। ह्यूमैनिज्म में आप पढ़ते हैं त्युआन को। आप लोग जब ज्योग्राफिकल थॉट वाला जो सेक्शन आएगा उसमें हम लोग इन सारे थिंकर्स के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो बिहेवियरलिज्म के लिए हम प्रेड पढ़ते हैं, व्यवहारवाद प्रेड, मानवतावाद के लिए तुआन, और नारीवाद हार्टस्टॉक, और एक्सेप्शनलिज्म यानी असाधारणवाद कांत। कांत है ये तो है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मैच करेंगे तो आंसर आएगा आपका ए का 2 और बी का 1, यानी कि ये वाला ए का 2, बी का 1 और सी का 3। 4 नंबर, 4 नंबर आपका ऐसे आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है।
और अब आता है आपका इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, जिसमें कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है कि इकोलॉजी जो टर्म है वो पहली बार किसने दिया था, किसने इकोलॉजी टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, कॉइन किसने किया था, ठीक है। किसके द्वारा ये गढ़ा गया था इकोलॉजी टर्म यानी कि पारिस्थितिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा हैकल। आप लोग इसमें टेंसले और हैकल में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसी से इकोलॉजी से मिलता जुलता शब्द है एक इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम को दिया था टेंसले ने, तो इसीलिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि इकोसिस्टम इकोलॉजी किन्होंने दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो इकोलॉजी है वो हैकल ने दिया था, और जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम टेंसले ने दिया था, ठीक है। ये आप जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये सबसे पहला ही हम लोग सेंटेंस यही पढ़ते हैं कि इकोलॉजी टर्म, इकोसिस्टम टर्म, ये सारा किसने दिया था, तो इकोलॉजी हैकल ने दिया था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है लैंडफॉर्म से, जो आपके इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं उससे ये क्वेश्चन है, ग्लेशियर वाले से, कि एन ओवल शेप्ड माउंट कंपोज्ड ऑफ ग्लेशियल ड्रिफ्ट इज कॉल्ड। जो ग्लेशियल ड्रिफ्ट होता है, जब ग्लेशियर मूव करता है इधर से, तो जो ओवल शेप्ड माउंट जैसा जो फॉर्मेशन हो जाता है, माउंट जैसा शेप बन जाता है जब ग्लेशियल ड्रिफ्ट होता है। ग्लेशियर का अगर मान लीजिए ग्लेशियर है, तो जब ये मूव करता है ना, तो जब जब ये मूव करता है तो कुछ इरोजनल होता है, इरोड होता है कुछ, उसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं आपके, जैसे कि ये मूव कर रहा है तो इसके नीचे जो भी सेडिमेंट्स होंगे इसके साथ मूव कर रहे होंगे, तो ये कहीं ना कहीं जाके तो डिपॉजिट होंगे ना। तो जब डिपॉजिट होंगे ये, तो एक माउंट शेप का ये लैंडफॉर्म फॉर्म करता है, जिसको कि कहते हैं केम। ओवल शेप का होता है, केम कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि एन ओवल शेप्ड माउंट कंपोज्ड ऑफ ग्लेशियल ड्रिफ्ट के कारण जो ओवल शेप्ड माउंट होता है, यानी कि एक टिला जैसा बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं केम। ये एस्कर, ड्रमलिन और मोरेन यानी कि हिमोर, ये सब क्या क्या है, ये हम अपने जब लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, ग्लेशियर के कारण जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ये उसमें पढ़ेंगे। ये आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और इसके बाद का क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट से ही है, साइनेकोलॉजी टर्म लिखा है कि द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड साइनेकोलॉजी। जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम इंसेक्ट्स देखते हैं, फिर बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है वो, उसकी स्टडी को साइनेकोलॉजी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो पहला वाला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर है सेकंड वाला, जिसमें कि दिया हुआ है इंटर रिलेशन एंड इंटर डिपेंडेंसीज ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पेशीज इज कॉल्ड कम्युनिटी इकोलॉजी। यानी कि कम्युनिटी इकोलॉजी में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे वो पूछा हुआ है। तो ये बिल्कुल भी सही लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पेशीज, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज है उसके ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशन, कि वो कैसे एक दूसरे पे निर्भर है, इसकी स्टडी को हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी यानी कि सामुदायिक पारिस्थितिक कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ये दोनों आपका स्टेटमेंट सही है। फिर आता है आपका बायोमिकोलॉजी। बायोमिकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिस टू इट्स इन्वायरमेंट, बायोमिकोलॉजी इसको नहीं कहते। बायोमिकोलॉजी कहते हैं कि उस इकोलॉजी में किस किस तरह के फ्लोरा, यानी कि पेड़ पौधे, वेजिटेशन कैसा है, कैसे एनिमल्स है, उस बायोम का क्लाइमेट कैसा है, ये सारा कुछ हम लोग बायोम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये दोनों सही हो गया। और फिर द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग देमसेल्व्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। यानी कि जनसंख्या पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि सभी जीवों की आपस में अंतःक्रिया और अंतर संबंधों के अध्ययन को जनसंख्या पारिस्थितिकी कहते हैं। बट पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी स्टेट, किसी भी रीजन का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज क्यों क्यों होता है, और फिर उसका पॉपुलेशन, उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कि किस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, किस एरिया में कम पॉपुलेशन है, इन सब के बारे में हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा।
तो आपका ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया और ये दोनों सही हो गया, तो आपका आंसर बन गया ऐसे 3, ए एंड बी ओनली, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूट्रोफिकेशन। ये अगेन आपका क्वेश्चन आ गया इन्वायरमेंट से, तो देख सकते हैं आप इन्वायरमेंट सेक्शन भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यूट्रोफिकेशन इज अ काइंड ऑफ हजार्ड। सुपोषण एक प्रकार का खतरा है। किस तरह का खतरा है ये पूछ रहा है, भौतिक खतरा है, जैविक है, रासायनिक है या तकनीकी है। तो अगर आप लोग इस टर्म से, सुपोषण से अगर थोड़े भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ये टर्म, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल हजार्ड है। यूट्रोफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे अपने उस इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में। जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो इस यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो एक मान लीजिए एक वाटर इकोलॉजी है, जैसे वाटर सिस्टम है, एक कहीं रिवर है, पॉन्ड है, उसमें क्या होता है न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होने के कारण उसमें प्लांट्स जो होते हैं वो ज्यादा, उसमें प्लांट लाइफ ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि एल्गी, एल्गल ब्लूम हो जाता है, बहुत ज्यादा आपको प्लांट्स दिखेंगे और एल्गी दिखेंगे, यानी कि ग्रीन ग्रीन सा आपको दिखेगा पानी के ऊपर, जहाँ भी पानी जमा हो जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होने के कारण होता है और ये एक तरीके का हजार्ड ही है। ये पॉल्यूशन एक तो दिखाता है कि वहां पे उस जो पानी है वो पॉल्यूट हो चुका है, और फिर ये दिखाता है कि उस आसपास के जो पानी में ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो कम हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन होता है यूट्रोफिकेशन में। तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल हजार्ड, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, ये आपका है ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। माल्थुसियन थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन में, उसके अनुसार जो माल्थस है उनके अनुसार पॉपुलेशन जो होता है डबल हो जाता है कितने साल में, तो डबल हो जाता है 25 ईयर्स में। पॉपुलेशन डबल हो जाता है 25 साल में अकॉर्डिंग टू माल्थस, ठीक है। फिर है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ सर्वे। जो सर्वेइंग है, जो सर्वे है, उसको कई तरीकों में क्लासिफाई किया होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो सर्वेइंग को कई तरीके में क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ सर्वे तो है ही, एक हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि उस टाइप का, उसमें सर्वेइंग में कौन कौन से सर्वे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आपका आता है वो कंपास सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, ये सब ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो वैसे ही पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ सर्वे, पर्पस सर्वे के पर्पस के आधार पे, जो सर्वेक्षण के उद्देश्य के आधार पे जो सर्वेक्षण को हम वर्गीकृत करते हैं, तो इसमें से कौन सा है वो ऑप्शन। तो आप पढ़ेंगे कैडेस्ट्रल सर्वे, यानी कि भू संपत्ति सर्वेक्षण, हिंदी में भी इसको कैडेस्ट्रल ही कहते हैं, ऐसे देवनागरी में बस लिखा रहता है। तो कैडेस्ट्रल सर्वे ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ सर्वे में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है कि अर्थक्वेक का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोकस। हिंदी में भी फोकस ही है। ओरिजिन होता है अर्थ का, हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर से होता है, हम जानते हैं कि उसको हम फोकस कहते हैं। और उसी पॉइंट के ऊपर हमारे अर्थ क्रस्ट पे, ये जो पॉइंट है हमारे अर्थ क्रस्ट पे, सरफेस पे, ये हमारा अर्थ सरफेस है मान लीजिए, तो यहाँ पे ओरिजिन हुआ अर्थक्वेक का, इसको फोकस क्या है, इसको फोकस नाम दिया हमने। और जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे फोकस के ऊपर जो होता है पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं एपिसेंटर। सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं, और जो ओरिजिन है अर्थक्वेक का, जो ओरिजिन होता है उसको फोकस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा एपिसेंटर और फोकस में। और फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स इज मेजर्ड एज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन डार्विन एंड कौन सा। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग मॉनसून डिस्कस करेंगे, मॉनसून के ओरिजिन के बारे में, कैसे मॉनसून आता है। और फिर डिस्टर्बेंसेस पढ़ेंगे, जैसे हम लोग एनलिनो पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग ना मेजर करते हैं प्रेशर के डिफरेंस को, और प्रेशर के डिफरेंस को मेजर दो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, यानी कि पैसिफिक ओशन में दो आइलैंड्स हैं, डार्विन और ताहिती।
इसके प्रेशर डिफरेंस को हम लोग मेजर करते हैं, और फिर अगर डार्विन का, अगर हम प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर अगर डार्विन और ताहिती एक आइलैंड है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में, उसका प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स निकालने के लिए। तो क्या होता है कि डार्विन का अगर प्रेशर, डार्विन में अगर हाई प्रेशर है और ताहिती में अगर लो प्रेशर है, तो ये इंडिकेट करता है एल नीनो को, ठीक है, एनसो, यानी कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आपने मॉनसून वाले सेक्शन में जब हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप लोग समझ जाइए कि जो प्रेशर डिफरेंस है ये बिटवीन डार्विन और ताहिती का हम लोग लेते हैं सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, यानी कि दक्षिणी दोलन सूचकांक निकालने के लिए हम लोग डार्विन और ताहिती का प्रेशर डिफरेंस, यानी कि वायुदब के बीच जो अंतर होता है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि ये ट्री के नाम है आपके, वेज ट्री का नाम है स्प्रूस, महोगनी, फिर और पाइन, यही है हिंदी में भी, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा कॉनिफेरस ट्री नहीं। तो स्प्रूस, फिर और पाइन, ये तीनों तो आपका कॉनिफेरस ट्री है। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये काफी इजी क्वेश्चन है। 11th क्लास से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, इंडियन ज्योग्राफी वाला, तो उसमें ये दिया हुआ है। तो आप लोग इसमें ये जो महोगनी है ये कॉनिफेरस ट्री नहीं है, ये शंकुधारी वृक्ष नहीं है महोगनी, ये है एवरग्रीन ट्री में आता है ये महोगनी, इबोनी, रोजवुड, तो ये सारा, तो ऐसे हमारा आंसर महोगनी हो गया। अब इसमें है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राइमरी कंज्यूमर क्या है। ये तो हम लोग 6-7 में पढ़ रखे होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सब क्या क्या है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसका आपका आंसर हो जाएगा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता, ध्यान दीजिएगा कंज्यूमर लिखा है, प्रोड्यूसर समझ के आप लोग ऑटोट्रॉप्स नहीं कर देंगे, ठीक है, हर्बीवोर्स करेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है, ठीक है। अब आ गया आपका ये लिंग्विस्टिक फैमिली और किस ब्रांच से है ये जो भाषाई परिवार है, ये कौन से शाखा से बिलोंग करता है, ये हमें इसे बताना है। तो जैसे कि हमारा लैटिन हो गया, लैटिन, ये हम जानते हैं कि इंडो यूरोपियन फैमिली में ये बिलोंग करता है। फिर आपका सीनो तिब्बतन, थाई, थाई जो लैंग्वेज है ये सीनो तिब्बतन का है, ये हम लोग जब पढ़ेंगे ना ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर है आपका अफ्रीकन, अफ्रीकन का हो जाएगा खोइसन। सेमिटो हेमेटिक का हो जाएगा इजिप्टियन। सेमिटो हेमेटिक जो अरबियन क्षेत्र वाले जो है ना, जो उसमें लैंग्वेज बोलते हैं, जो अरबियन क्षेत्र जैसे कि सऊदी अरबिया वाला, और फिर ये इजराइल वाला, इजिप्ट वाला जो एरिया है ना, उसमें जो लैंग्वेज बोले जाते हैं वो सेमिटो हेमेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए का 4, एक ही ऑप्शन में है ये, अगर आपको ए का भी पता है तो आप कर सकते हैं ऐसे। तो आपका हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वेवमेंट का उपयोग बादलों, बर्फ और बर्फ और क्लाउड, स्नो और आइस के बीच में भेदभाव करने के लिए किया जाता है। तो क्लाउड, स्नो और आइस के बीच में अगर जब हमें पहचानना हो कि कौन सा क्लाउड है, कौन सा स्नो है, कौन सा आइस है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मिड इंफ्रारेड। ये हम रिमोट सेंसिंग वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि जब हमें डिफरेंशिएट करना हो कि कौन सा क्लाउड है, कौन सा स्नो है, कौन सा आइस है, तो ये डिफरेंशिएट हम लोग इंफ्रारेड वेव से करते हैं, मिड इंफ्रारेड से, ठीक है। आप लोग याद करेंगे मिड इंफ्रारेड से, ये याद करने वाला ये फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। वैसे ही हम लोग रिमोट सेंसिंग में पढ़ेंगे, इसका हम लोग रिमोट सेंसिंग में यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओर और मेटल से, मिनरल, ओर और उनका मिनरल कौन कौन से हैं। तो ये हम लोग जानते हैं जैसे कि गैलेना, ये होता है लेड का, सीसा, ठीक है। मैग्नेटाइट, ये होता है आयरन का। बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का, और ये मैंगनीज का होता है। तो ऐसे आप लोग आंसर मिला लेंगे, ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 3। एक ही ऑप्शन है, अगर आपको ये भी पता है तो इजी क्वेश्चन है ये सारे को। और फिर है आपका सर्वेइंग से क्वेश्चन है, prismatic compass the bearings run from, quadrantal bearing system of prismatic compass। प्रिज्मेटिक कंपास में दो तरह की
दो तरीके के बियरिंग्स होते हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग्स और होल बियरिंग सिस्टम। तो ये पूछ रहा है कि क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में जो रेंज होता है बियरिंग्स का जो रेंज होता है वो कितने से कितने डिग्री तक होता है। तो ये हमारा होता है 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है। जो होल बियरिंग सिस्टम होता है उसका होता है 0 से 360। क्वाड्रेंटल मतलब हमें समझ में आ रहा है एक क्वाड्रेंट, ये पूरा 0 से 360 जो कि होल बियरिंग सिस्टम में आता है एक क्वाड्रेंट है, यानी कि सिर्फ इसका, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 90। तो ये भी आपका हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पोर्ट्स है ये किस टाइप के पोर्ट है। ये पोर्ट की एग्जांपल है, तो आपको मैच करना है कि ये किस टाइप के पोर्ट्स है, ठीक है। ये भी काफी इजी था, अगर आप लोगों ने वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आप कर सकते थे। जैसे कि ऑयल पोर्ट तो काफी इजी है, माराकाइबो। वेनेजुएला वाला ऑयल पोर्ट हम लोग पढ़ते हैं माराकाइबो का, तेल बंदर का माराकाइबो, ठीक है। और उसके बाद फेरी पोर्ट है, फेरी पोर्ट ये डोवर हो जाएगा, डोवर पोर्ट है फेरी सर्विसेज के लिए। कहाँ पर है ये, इंग्लिश चैनल में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा, फेरी पोर्ट डोवर, ठीक है। नेवल पोर्ट है हमारा करवर, ये इंडिया में है, करवर पोर्ट जो है ये इंडिया में है, और एक नेवल पोर्ट है, ठीक है। टाइप ऑफ पोर्ट्स भी बहुत तरीके के होते हैं, ये भी हम लोग जब पोर्ट्स पढ़ेंगे, वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ये पोर्ट्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो आपका इनलैंड पोर्ट हो गया मेम्फिस पोर्ट। मेम्फिस पोर्ट कहाँ पर है, अगर आप लोग को पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, बाकी मैं अभी के लिए बता देती हूँ कि मेम्फिस पोर्ट जो है ये है आपका मिसिसिपी रिवर में, यूएसए में, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मैच कर लेंगे, तो मैच करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, अंतरदेशीय बंदर क्या मेम्फिस, इसका आ जाएगा आपका ए का 4 और बी का 2। अच्छा, दो ऑप्शन में देखिए, दो ऑप्शन में है, तो आपको सी का 3, ये आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर वाला। अगर आपको नेवल पोर्ट करवर, अगर आपको इंडिया का पोर्ट ही पता हो करवर कि ये नेवल पोर्ट है, तो आप लोग ऐसे कर सकते थे, सी का 3 एक ही ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग ऐसे एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनवायरमेंट से, फिर से ये ग्रास, हॉक, ग्रास होपर और थ्रश, घास, बाज, टिड्डी और बामकार। थ्रश जो है वो एक तरह के तरीके का पक्षी है, ठीक है। तो अब हमें इसे ट्रॉफिक लेवल में मिलाना है कि कौन से ट्रॉफिक लेवल में कौन सा, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। ग्रास जो है ये आप जानते हैं कि ट्रॉफिक लेवल 1 में आ जाएगा। फिर आ जाएगा ग्रास को खाने वाले यानी कि ग्रास ऊपर, ये ट्रॉफिक लेवल 2 में आ जाएगा। फिर ग्रास ऊपर को खाने वाले ये थ्रश जो है ये पक्षी है, ये हम लोग ले लेंगे, ये थर्ड में आ जाएगा। फिर हॉक, हॉक जो होता है, हॉक क्या होता है, बाज, बाज जो होता है उसी को हॉक कहते हैं, तो बाज इसको खाने वाला हॉक, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा यानी कि 4 में। तो ऐसे आपका हो गया ए का 2, बी का 4, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। ये आप लोग ऐसे एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, वैसे काफी इजी क्वेश्चन था ये। और दूसरा सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि द सेगमेंट ट्रैक्स द जीपीएस सैटेलाइट्स एंड अपलोड्स अपडेटेड नेविगेशनल डेटा। यह खंड जीपीएस उपग्रहों को ट्रैक करता है और अद्यतन नेविगेशन डेटा अपलोड करता है, अद्यतन यानी कि अपडेटेड नेविगेशन डेटा। कौन सा इसमें से सेगमेंट है जो कि जीपीएस सैटेलाइट्स को ट्रैक करता है और अपलोड करता है अपडेटेड नेविगेशन डेटा, जो अपडेटेड डेटा है उसको अपलोड करता है और जीपीएस सैटेलाइट को ट्रैक करता है, इसमें से कौन सा है। तो ये हो जाएगा कंट्रोल सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट जीपीएस सैटेलाइट्स को ट्रैक करता है, ठीक है। ये भी हम लोग जब रिमोट सेंसिंग वाला सेक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये पढ़ लेंगे। फिर आता है आपका ये इंडस्ट्री और ये उनकी लोकेशन है कि कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है। ये अगर आप लोगों ने इंडस्ट्रियल लोकेशन पढ़ी होगी तो आप लोगों को ये पता होगा। बाकी देखिए, स्टील, विजयनगर स्टील प्लांट हम लोग पढ़ते हैं, तो ऐसे आप लोग यहाँ से मैच कर सकते हैं। ए का 2, अगर आपको मान लीजिए बस यही पता होता है, विजयनगर स्टील प्लांट के बारे में आप लोग पढ़े होते तो आप लोग ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन में है ही, 1 का 2 एक ही ऑप्शन में ये बस। अगर आपको मान लीजिए बाकी सारा नहीं भी पता है, आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं इसका आंसर। विजयनगर स्टील प्लांट ऐसे सही आंसर इसका होगा, बी का 1 हो जाएगा, यानी कि कॉटन के लिए, मुर्शिदाबाद कपास के लिए, सीमेंट के लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कटनी,
और फिर ये चीनी के लिए सोनीपत। ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आप लोग एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ये जो पॉपुलेशन है इसको आप लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी हम लोग उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस ऑप्शन के अनुसार सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा हो जाएगा यूएसए का, यानी कि सी। इसमें भी एक ही ऑप्शन है आपका सी डी ए बी। अगर आपको बस पाकिस्तान, मेक्सिको, यूएसए और इंडोनेशिया, अगर आप गेस भी करना चाहें कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका होगा, अगर आप सही गेस करते हैं तो यूएसए अगर गेस कर लेते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको सी डी ए बी, यानी कि पहले होगा यूएसए, उसके बाद इंडोनेशिया का पॉपुलेशन है, उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद मेक्सिको। तो आपका आंसर हो जाएगा ऐसे सी डी ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है आपका ओशियनोग्राफी से। ओशियनोग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे। वैसे आपको ये आंसर आपकी 11th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ओशियनोग्राफी वाले सेक्शन में, कि ओशियनिक रिलीफ फीचर फ्रॉम कोस्ट टू सेंट्रल पार्ट। जब हम लोग कोस्ट से सेंट्रल पार्ट की तरफ जाते हैं तो इसका आप लोग क्या पहले मिलता है उसके बाद क्या मिलता है, ऐसे सेंट्रल पार्ट की तरफ हमें व्यवस्थित करना है, इससे भी अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोस्ट की तरफ जो होता है वो होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढलान होता है, हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा। उसके बाद मिलेगा महाद्वीपीय उत्थान, कंटिनेंटल राइज। ठीक है, उसके बाद एबिसल फ्लोर यानी कि वितलयी मैदान, और उसके बाद ओशनिक रिजेस यानी कि महासागरीय कटक। तो ऐसे आपका आंसर हो गया ए डी बी सी। ठीक है, ये आपका आंसर सेकंड नंबर आपका आंसर हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था, ओशियोनोग्राफी का था, आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में ये मिल जाएगा। उसके बाद है which one observed that the farmers were special satisfier rather than economic man। इकोनॉमिक मैन नहीं है फार्मर्स, वो स्पेशल सेटिस्फायर्स है, यानी कि स्थानिक संतुष्ट होते हैं किसान। ये किन्होंने कहा है ऐसा कि जो किसान है वो आर्थिक मनुष्य नहीं, पेन, हाँ हाँ आ गया पेन। तो किन्होंने कहा है कि स्पेशल सेटिस्फायर होते हैं फार्मर्स, इकोनॉमिक मैन के बजाय स्पेशल सेटिस्फायर होते हैं, किन्होंने कहा है। तो ये हम पढ़ेंगे जॉन वुलपर्ट। इन्होंने कहा है कि जो किसान होते हैं आर्थिक मनुष्य की अपेक्षा स्थानिक संतुष्ट होते हैं, ये वोल्पर्ट ने कहा है। ये भी जब हम लोग थॉट पढ़ेंगे ना, जियोग्राफिकल थॉट, उसमें हम लोग ये पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था, ये भी क्वेश्चन ऐसा था कि आप स्किप कर सकते हैं। इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डिबेटेबल तो है ही, इनके ने कुछ माना है और हम पढ़ते कुछ और है अपने बुक्स में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डिबेटेबल है, अगर आपको उसमें डाउट हो अगर किसी तरीके का, यानी या आपने नहीं पढ़ा हो वो क्वेश्चन, तो आप वो स्किप कर सकते हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम में जो कि स्किप करने लायक होते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है अगर हम उसको स्किप करते हैं। तो ठीक है, निगेटिव जाने से अच्छा है कि हम उसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सॉइल्स ऑफ यूक्रेन आर आइडियल फॉर व्हीट। इसमें से कौन से टाइप का जो सॉइल है वो यूक्रेन में मिलता है और वो व्हीट के लिए जाना चाहता है। यूक्रेन की कौन सी मिट्टी गेहूं के लिए आदर्श, तो ये हम पढ़ेंगे चेरनोजिम इसका आंसर है। ये जब हम पढ़ेंगे ना वर्ल्ड क्लाइमेट और उसके सॉइल के बारे में, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वर्ल्ड में, क्लाइमेट कैसा है, उसी के साथ हम लोग वेजिटेशन और सॉइल भी कवर कर लेते हैं, तो ये हम उसमें पढ़ेंगे। तो चेरनोजिम जो सॉइल है ये काफी फेमस है वीट के लिए, और ये काफी फेमस है कि ये यूक्रेन में पाया जाता है, यूक्रेन में पाया जाता है, इसके लिए काफी फेमस है चेरनोजिम। ठीक है, हिंदी में भी इसको चेरनोजिम लिखते हैं ऐसे। हो गया ये आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेन सर्वेइंग से, कि गंटर्स चेन, कितने गंटर्स चेन जो है इक्वल होंगे 1 माइल
इन चेन सर्वेइंग। जब हम चेन सर्वेइंग करेंगे तो उसमें 1 माइल में कितने गंटर्स चेन आ जाएंगे। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो गंटर्स चेन होते हैं इसमें लिंक होते हैं 100 लिंक्स। ये थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। इसमें 100 लिंक्स होते हैं। इसमें जो 1 लिंक होता है उसका लेंथ होता है 0.66 फीट। ठीक है, तो ऐसे 100 लिंक का हो जाएगा आपका 66 फीट। और एक माइल में हम जानते हैं 5 to 80 फीट होता है। तो ऐसे आपका 1 माइल यानी कि 5 to 80 फीट में कितने गंटर्स चेन आ जाएंगे। ये आपका है गंटर्स चेन। गंटर्स चेन है ये, जिसमें कि 100 लिंक होते हैं, 66 फीट का होता है। तो अगर हम इसको 66 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80। तो अगर आपने चेन सर्वेइंग अच्छे से पढ़ रखी है तो आप इसका आंसर कर सकते थे। अदरवाइज ये आपको तो आंसर डालने में काफी मुश्किल आएगी अगर आपने चेन सर्वेइंग नहीं पढ़ रखा है तो। बाकी अभी हम लोग चेन सर्वेइंग वगैरह अपने कोर्स में करेंगे। फिर आता है क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म ऑफ। क्वार्टजाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये कौन से रॉक से मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस के थ्रू ये क्वार्टजाइट बना हुआ है, हमें ये बताना है। क्वार्टजाइट एक रूपांतरित रूप है कौन सी चट्टान का। तो ये है आपका सैंडस्टोन का। सैंडस्टोन जब हीट और प्रेशर जब उस पे पड़ता है तो वो क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। क्वार्टजाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है यानी कि रूपांतरित रॉक है, चट्टान है, और ये सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, अब आपका ये इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि पीर पंजाल रेंज जो है वो कौन से हिमालय में आता है। तो ये हम पढ़ेंगे, ये आता है लेसर हिमालय में, लघु हिमालय में ये आता है। ठीक है, ये हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में कवर कर देंगे, ये काफी इजी क्वेश्चन था। और फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा लेयर जो है रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को, रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जब हम लोग रेडियो वेव्स भेजते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है अर्थ सरफेस की तरफ, यानी कि अर्थ की तरफ वापस से वो वेव जो होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस परावर्तित हो जाता है। कौन सी रेडियो तरंग है वो। तो जो आयोनोस्फीयर हो जाएगा इसका आंसर, कि जब हम आयोनोस्फीयर में जब वो रेडियो वेव्स जाता है तो वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ये हम लोग जब एटमॉस्फेयर और उसके लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें इन सारे लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और आयोनोस्फीयर के बारे में भी उसमें हम पढ़ेंगे कि आयोनोस्फीयर में ही जो रेडियो वेव्स होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है अर्थ की तरफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइक्लोन से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला है कि मैक्सिमम विंड वेलोसिटी इन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज रिकॉर्डेड इन आई बॉल। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो आई बॉल है उसमें मैक्सिमम विंड वेलोसिटी यानी कि हवा का अधिकतम वेग होता है आई बॉल में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और फिर है कि दे डेवलप एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रंटल डेवलपमेंट इन ट्रॉपिक्स। जो ट्रॉपिक्स यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें वातावरणों के विकास से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। फ्रंटल डेवलपमेंट से तो ये होता ही नहीं है। ये तो होता है आपके टेम्परेचर के कारण और प्रेशर डिफरेंस के कारण ये होता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। और फिर है कि चक्रवात के परिपक्व चरण में उष्णकटिबंधीय गर्त कहा जाता है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहते हैं द मैच्योर स्टेज ऑफ साइक्लोन को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है वो स्टार्टिंग अर्ली स्टेज ऑफ साइक्लोन को ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें कि काफी वीक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ट्रॉपिकल साइक्लोन में किस तरीके की क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, तो क्यूमुलोनिम्बस होता है, ये डोमिनेंट क्लाउड होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए और डी, सेकंड सेकंड ऑप्शन ए और डी सेकंड ऑप्शन में यही सही हो जाएगा। कपासी वर्षा मेघ होते हैं आपके, कपासी वर्षा मेघ होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ऐसे आपका ए और डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये है आपका ये जब हम लोग प्लेन टेबल सर्वे पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा हम करते हैं प्रोसेस इज डन इन केसेस इन विच द प्लेन टेबलर is asked to show a few more objects in between the objects already shown on map। जो मैप में हम लोगों ने प्लॉट कर दिया है, उसके बाद अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, तो इन तीनों में से कौन से प्रोसेस के थ्रू हम वो ऐड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा रिसेक्शन। उन मामलों में किया जाता है जिनमें प्लेन टेबलर को मानचित्र पर पहले से दिखाई गई वस्तुओं के बीच कुछ और बिंदु को दिखाने के लिए कहा जाता है कि हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ और ऑब्जेक्ट्स को अगर डालना होता है, ऐड करना होता है कुछ एक्स्ट्रा, तो हम लोग रिसेक्शन का यूज करते हैं, उसको रिसेक्शन कहते हैं, यानी कि पुनर्संयोजन। ठीक है। और फिर है ये फिर वही आपके लैंडफॉर्म से क्वेश्चन है। जो लैंडफॉर्म्स हम पढ़ेंगे ना, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसमें हम लोग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो रनिंग वाटर या रिवर से जो इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं, वो कौन कौन से हैं। और जैसे कि इसमें है फ्लूवियल, यानी कि ये रिवर से होने वाला है, ग्लेशियर से होने वाला है, और कोस्टल यानी कि जो वेव से होते हैं, कोस्ट पे बनते हैं, किनारों पे, समुद्र के किनारों पे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स और एरिड लैंडफॉर्म्स, यानी कि जो डेजर्ट में लैंडफॉर्म्स बनते हैं, तो हमें ये मिलाना है। ठीक है। फ्लूवियल जब हम लोग पढ़ेंगे रिवर से बनने वाले में, तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे लिविस, जलीय तटबंध हम लोग पढ़ेंगे, वो रिवर से बनता है। ठीक है। ये हो गया आपका फ्लूवियल। उसके बाद आता है आपका, जैसे कि ए का 4 हो गया, ये आप लोग अगर एलिमिनेट करना चाहें तो एलिमिनेट कर सकते हैं इस एक ही ऑप्शन में। अगर आपको ऑप्शन एक भी पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं ये। और फिर ग्लेशियर से बनने वाला लैंडफॉर्म है आपका सैडल, कोस्टल से बनने वाला लैंडफॉर्म है ये तोम्बोलो, एरिड से डेमोसिस। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा हिमानी से सैडल, भू आकृति, तटीय से टोम्बोलो। ये सारा टोम्बोलो ये सब क्या है, किस तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं, ये हम इमेज के द्वारा भी समझेंगे और डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे जब हम लोग ये लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे ना, उस टाइम में। ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो गया 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेशियल इवोल्यूशन। ये थ्योरी किसने दी थी? तो ये थ्योरी दी थी टेलर। हम पढ़ेंगे जब माइग्रेशनल जोन थ्योरी पढ़ेंगे, पॉपुलेशन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, उसी में हम लोग इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। उसके बाद है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ में कई लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। आपका नेबुलर हाइपोथेसिस, गैसियस थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस जो है, तो इसी में आपका है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस किसने दिया था? तो ये है चैम्बरलिन और मोल्टन। प्लैनेटेसिमल को ग्रहाणु भी कहते हैं। परिकल्पना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये चैम्बरलिन और मोल्टन ने रखा था। ठीक है। और फिर ये आपका फिर ह्यूमन ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है पॉपुलेशन से कि 2.3% शेयर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011। 2011 के जो जनसंख्या का रिपोर्ट है, उसके अनुसार हमारे पूरे भारत की पॉपुलेशन का, भारत की जनसंख्या का 2.3% कौन से रिलीजन का है? तो ये हो जाएगा क्रिश्चियन का, क्योंकि जैन और बुद्धिस्ट का तो काफी कम पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, अगर हम देखें तो काफी कम, 0.04 और 0.02 के लगभग में। और सिक्स का है 2.3 के समथिंग। ठीक है। 6 का, सॉरी, 1.6 के समथिंग है, 1.5 1.6 के समथिंग परसेंटेज है 6 का, और क्रिश्चियन का है 2.3%। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन। और ये आपका है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जब ये हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जब हम लोग पढ़ेंगे ये पॉइजन वितरण, तभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका आपका सीधा सा आंसर, जब भी आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहला इक्वेशन आप यही पढ़ेंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ इन इंडिया।
डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है इन सारी नदियों को, ठीक है। तो इसका जो अगर आप देखना चाहें कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा आपको, सबसे लास्ट वाले पेज में। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी का जो बुक है 11th का, उसमें सबसे लास्ट वाले पेज में जाएंगे तो उसमें दिया हुआ है सारी नदियों के लेंथ के बारे में, तो उसी में आपको ये मिल जाएगा। वैसे इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग गैस भी करना चाहें तो हम कहते हैं कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है, यानी कि रिवर ऑफ गंगा और साउथ इंडिया हम लोग गोदावरी को कहते हैं, तो ऐसे आप गैस कर सकते हैं कि गोदावरी सबसे लंबी नदी है इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें। उसके बाद है कृष्णा, फिर यमुना और फिर सतलज, यानी कि आपका हो जाएगा ACDB, ये आपका वन ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन यही है, ऑप्शन वन ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी मीडियम में भी ऑप्शन आपके सेम ही है, तो ऐसे आपका ऑप्शन वन हो जाएगा। फिर है आपका, ये भी आपका उससे है सर्वेइंग से। जब हम लोग सर्वे करने जाते हैं तो उसमें हम लोग सर्वेइंग में हम लोग ये सब पढ़ते हैं कि बेंचमार्क क्या है, डेटम लाइन, डेटम और डेटम लाइन क्या है, ऑफसेट्स क्या होता है, स्टेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। हिंदी में भी सेम टू सेम है, बस डेटम डेटम को हम लोग आधार तल कहते हैं। तो बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क है एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा, इट इज अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन अबव मीन सी लेवल। जो बेंचमार्क होता है, जैसे कि अगर आप लोग सर्वे, आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन में किया होगा तो आप सबसे पहले बेंचमार्क सेट करना होता है एक, तो वो क्या होता है, बेंचमार्क फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट होता है जहां से कि हम लोग उसको सेट करके फिर अपना सर्वेइंग प्लॉट करते हैं। कोई भी अगर हमें जैसे कि एक बिल्डिंग प्लॉट प्लॉट करना है, कुछ भी प्लॉट करना है, तो पहले हम बेंचमार्क सेट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बेंचमार्क फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है। और फिर क्या है कि डेटम क्या है, तो डेटम भी आपका, ऐसे हम डेटम को क्या लेते हैं, मीन सी लेवल को ही डेटम लेते हैं, जहां जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है ग्राउंड पे। तो इट रेफर्स टू एन आर्बिट्रेरीली अज्यूम्ड लेवल सरफेस और लाइन फ्रॉम विच वर्टिकल डिस्टेंस और एलिवेशन आर मेजर्ड। एक ये भी रेफरेंस ही है जो कि हम एज्यूम करते हैं एक रेफरेंस की तरह, जिसके रेफरेंस में हम दूसरे एलिवेशन हाइट को मेजर करते हैं। तो ये आपका सर्वेइंग में आ जाएगा, जब हम लोग सर्वेइंग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ऑफसेट आपका लेटरल मेजरमेंट होता है, जो मेन सर्वे लाइन से आप कहीं से भी मेजर करते हैं। मेन सर्वे लाइन आपका, मान लीजिए कि आप ये कुछ प्लॉट कर रहे हैं, ये आपका मेन सर्वे लाइन है, और फिर ये कोई बिल्डिंग है, आप मेन सर्वे लाइन पे जो डिस्टेंस मेजर करते हैं इस कहीं से, इस मान लीजिए बिल्डिंग से, इस प्लेस से मेन सर्वे लाइन पे, तो इसी को कहते हैं हम ऑफसेट। ये परपेंडिकुलर होता है, इसी को हम ऑफसेट कहते हैं। तो ये आ जाएगा आपका लेटरल मेजरमेंट, ठीक है। और स्टेशन ग्राउंड पॉइंट्स जो होते हैं हमारे, डिफाइंड बाय द नोड्स ऑफ ट्रायंगल और जंक्शन ऑफ अ ट्रावर्स। जो ग्राउंड पॉइंट्स होते हैं हमारे सर्वेइंग वाले में, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेशन कहते हैं, ठीक है। इसी में ये जो यहाँ पे स्टेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आपका आंसर अब दिखना चाहें तो ए का वन, एक ही ऑप्शन में ये आसानी से आप इसका आंसर, अगर आपको एक भी पता होता तो आप कर सकते थे। फिर है आपका फ्लैट टॉप सबमर्ज्ड वोल्केनिक हिल्स ऑन द सी फ्लोर। सी फ्लोर पे जो फ्लैट टॉप सबमर्ज्ड वोल्केनिक हिल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गुयोर्ट्स, गुयोर्ट्स कहते हैं उसको। ये ऐसे रहते हैं वोल्केनिक हिल्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, जैसे कि सी माउंट जो हो गया, हम ऐसे पढ़ेंगे, वो सी फ्लोर पे रहते हैं ये सारे, ठीक है। तो जो फ्लैट टॉप होते हैं, जो पीक की तरह नहीं होता है, जिसका टॉप ऐसे फ्लैट होता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्यूऑर्ट्स। ये पहला वाला ग्यूऑर्ट्स कहते हैं इसको। ये सभी क्या है, ये हम लैंडफॉर्म्स वाला जब पढ़ेंगे, ओशियोनोग्राफी में हम ये सब इन सबको डिस्कस करेंगे। और फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एरियल फोटोग्राफी के बारे में। उसके कुछ फीचर्स दिया हुआ है कि एरियल फोटोग्राफी में हम कैसे एलिवेशन कैसे दिखाते हैं, टेक्सचर का यूज कब करते हैं, तो वो सब है यहाँ पे। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन द एरियल फोटोग्राफ द रेलवे लाइन अपीयर्स एज अ डार्क हिल लाइन वेयर एज द कंक्रीट हाईवे अपीयर्स इन अ ब्राइट टोन। ये बिल्कुल सही है। एरियल फोटोग्राफी में क्या होता है कि कुछ जो कुछ प्लेसेस जो है, जैसे कि रेलवे लाइन, वो
हमें अलग टोन में दिखाने होते हैं, अलग ब्राइटनेस में, और किसी का लेसर ब्राइटनेस होता है। तो ये बिल्कुल भी सही हो जाएगा आपका ये वाला स्टेटमेंट। एंड टेक्सचर हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज विद वेजिटेटिव कवर, क्रॉप्स, पास्चर एटसेट्रा। ये भी आपका बिल्कुल सही है। टेक्सचर का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं, जैसे कि वनस्पति आवरण, फसलों, चारागाहों आदि वाले क्षेत्र की पहचान करने में संरचना मदद करती है, यानी कि टेक्सचर। ये बिल्कुल सही है ये दोनों स्टेटमेंट। फिर है कि उच्चावच आयामों के मान प्रदर्शन में आकृति सहायता करती है, यानी कि शेप। शेप जो हम लोग देते हैं वो किस लिए होता है कि विजुअलाइजिंग द रिलीफ डायमेंशन। तो इसलिए नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। जो एरियल फोटोग्राफी में जो शेप होता है वो रिलीफ को दिखाने के लिए, रिलीफ के डायमेंशन के लिए नहीं होता है, वो रिलीफ को दिखाने के लिए होता है कि यहाँ पे किस तरीके का रिलीफ है, टोपोग्राफी कैसा है, ये दिखाने के लिए हम लोग शेप का यूज करते हैं एरियल फोटोग्राफी में। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। फिर है कि द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज नेटवर्क इन एन एरियल फोटोग्राफ गिव्स अ डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द अंडरलाइंग रॉक टाइप, its structure and also the characteristic of soil। एरियल फोटोग्राफी में जब हम लोग किसी का ड्रेनेज पैटर्न दिखाते हैं, नदियों का पाथ दिखाते हैं, तो उसमें हम लोग ये भी डिफरेंट इंडिकेशन होता है उसके अंडरलाइन रॉक टाइप का, कि वो किस तरीके का रॉक है, उसका ड्रेनेज पैटर्न किस तरीके का है। ये सारा हम इसमें एरियल फोटोग्राफी में जब हम ड्रेनेज पैटर्न दिखाते हैं तो उसमें हम ये दिखाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, सिर्फ सी वाला सही नहीं है। तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा ये, केवल ए, बी और डी, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। फिर देखिए, अगर आपने इन इंच शीट, क्वाड्रेंट शीट, डिग्री शीट और मिलियन शीट का अगर आप यूज किए हैं या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा इन शीट के बारे में, तो आप बता सकते हैं। ये मैपिंग शीट है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड। इस शीट में जो एरिया कवर्ड होता है उसके बेसिस पे, यानी कि उसके अनुसार हमें असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े वाले में हमें अरेंज करना है इसको, इंच शीट को, क्वाड्रेंट शीट को, डिग्री शीट को और मिलियन शीट को। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही अरेंज, इसका अरेंजमेंट ऐसे ही होता है। इंच शीट सबसे छोटा, यानी कि कुछ कोई छोटा एरिया है, कोई सिटी, उसका डिटेल अगर हमें मैपिंग करनी होती है, डिटेल में डिटेल्ड मैपिंग चाहिए होता है, तो हम इंच शीट का उपयोग करते हैं, इंच शीट। और उसके बाद आता है क्वाड्रेंट शीट, यानी कि 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड है उसका 1/4, उसका 1/4 एरिया अगर हमें मैपिंग पे दिखाना होता है तो उसके लिए हम क्वाड्रेंट शीट का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाएगा डिग्री शीट। डिग्री शीट में क्या होता है, 1 डिग्री लैटिट्यूड या 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इस एरिया को अगर हमें दिखाना होता है तो हम डिग्री शीट का यूज करते हैं। मिलियन शीट में कई सारे सेवरल डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को दिखाने के लिए हम मिलियन शीट का यूज करते हैं। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही हो जाएगा, ए, बी, सी, डी, ये वाला आंसर 3, इसका 3 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द कॉफी ट्री इज अ नेटिव ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ सदर्न चाइना। और ये आपको बताना है कि स्टेटमेंट जो है करेक्ट आंसर कौन सा है, और आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है ये आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉफी ट्री जो नेटिव है कहाँ का, हाईलैंड ऑफ सदर्न चाइना की, बिल्कुल भी सही है, सदर्न चाइना का ही नेटिव है कॉफी ट्री। और फिर आपका हो जाएगा स्टेटमेंट क्या है, कॉफी कंटेन्स अ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस कॉल्ड टैनिक एसिड। हाँ, कॉफी में टैनिक एसिड होता है क्या, ये पूछ रहा है ये, मतलब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ये गलत है। कॉफी में टैनिक एसिड नहीं होता है। ये टैनिक एसिड जो है वाइन में होता है, किसी टी चाय में भी होता है, और फिर किसी किसी फ्रूट्स में भी होता है ये टैनिक एसिड, लेकिन कॉफी में नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका। फिर है ये, मोचा कॉफी इज ग्रोनली चीफली इन येमेन, ये बिल्कुल सही है। अगर आपने अरेबिका कॉफी के बारे में पढ़ा होगा तो अरेबिका कॉफी का ही एक टाइप है मोचा कॉफी, जो कि येमेन में होता है, ये बिल्कुल भी सही है। एंड डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ टी आर ऑब्टेन्ड एट अ वेरी एल्टीट्यूड, यानी कि चाय, कॉफी है सॉरी, नहीं नहीं, चाय ही है, टी ही है। ठीक है, तो चाय की विभिन्न श्रेणियां अलग अलग ऊंचाइयों से प्राप्त की जाती है।
तो अगर हम अलग अलग वैरायटी की अगर टी देखें तो अलग अलग एल्टीट्यूड पे हमें डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ टी मिलते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका, यानी कि सिर्फ बी वाला गलत है, मोचा कॉफी वाला भी सही है और ये टी वाला भी सही है आपका। वेरी एल्टीट्यूड पे हमें डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ टी मिल जाते हैं। तो ऐसे आपका ये आंसर हो जाएगा ए, सी और डी होना चाहिए, लेकिन डी तो है नहीं। तो ऐसे आपका ये हो जाएगा ए और डी, आप ए और डी कर सकते हैं, ठीक है। बी तो होगा नहीं। सी, एक मिनट, इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जो कॉफी ट्री है वो नेटिव सदर्न चाइना में ही नहीं है, ये आप अफ्रीका में भी नेटिव इसका मान सकते हैं कॉफी ट्री का। अगर हम पढ़ें तो ए वैसे सही है, आंसर ए सी डी होना चाहिए, बट ए सी डी तो ऑप्शन में है नहीं, कहीं दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग सी और डी के साथ जाएंगे, क्योंकि सी तो बिल्कुल भी सही है, क्योंकि मोचा कॉफी यमन में ही की जाती है। सी और डी तो होगा ही, तो सी और डी के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। ये ऑप्शन में है नहीं, हमारे ए सी डी तो है नहीं, तो सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर ये चेन और टेप सर्वेइंग के बारे में ये क्वेश्चन है फिर से। इसमें क्या है कि इन अ चेन एंड टेप सर्वे ओनली 2% आर नीडेड। चेन और टेप सर्वे में क्या 2% की जरूरत होती है? अगर आपने ग्रेजुएशन में किया होगा तो आपको पता होगा। चेन और टेप सर्वे सिर्फ 2 लोगों की बस की बात नहीं है। आपको एक्यूरेसी के लिए आपको यहाँ कम से कम 4-5 लोग तो चाहिए होते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। फिर है कि while dividing the area into triangles, it is ensured that the vertices of triangles are free from obstacles and easily accessible। हाँ, ये सही होता है, फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स होना चाहिए। और उसके बाद है किंग्स, इफ एनी इन द चेन नीड टू बी रिमूव। हाँ, कुछ गांठ है, कुछ जंजीर में अगर कोई ऐठन हो तो उसे हटाने की आवश्यकता है, बिल्कुल। ये ऐसे अगर आप नहीं हटाएंगे किंग्स को तो आपका जो डेटा आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा, उसमें कुछ गलतियां हो सकती है, तो ये भी सही है। फिर साइज ऑफ ट्रायंगल आर एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका सही है कि जितना जो ट्रायंगल होगा, जितना स्मॉल होगा, आपको उतना एक्यूरेट डेटा मिलेगा। बट डी ऑप्शन भी इसमें भी आपका नहीं है, तो आप बी और सी के साथ जा सकते हैं। ये वाला बी और सी सबसे एक्यूरेट आंसर आपका यही है, क्योंकि अगर डी वाला देखें तो नहीं, आपका एनटीए भी बी और सी ही आंसर इसका माना हुआ है, ठीक है। वैसे ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, लेकिन कभी कभी वो आपके आंसर की में और बुक में जो आंसर्स दिए हुए या जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो एनटीए ने आपके आंसर बी को ही सही आंसर माने, यानी कि बी और सी, सॉरी ये वाला, तो आप यही आंसर टिक करेंगे। बाकी आपका है कि सेंसस ऑफ इंडिया 2011, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार नगरीकरण के स्तर के अवरोही क्रम में इन राज्यों को हमें व्यवस्थित करना है, यानी कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है और कौन से वाले में कम है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन स्टेट में उसको पहले रखना है। तो हम ऐसे अगर अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 देखें तो सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है मिजोरम में, फिर है कर्नाटका में, फिर है राजस्थान में और फिर है उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, फिर ए और फिर हो जाएगा आपका डी और फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इन सारे ऑप्शन में सबसे लास्ट में आएगा। तो ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 1 है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है द ग्रेटेस्ट टाइडल रेंज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन स्प्रिंग टाइड ऑकर्स, निप टाइड ऑकर्स, स्प्रिंग टाइड coincide with Perigean tide and nip tide coincide with Perigean tide। अधिकतम ज्वारीय परास कब देखी जाती है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन। तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग टाइड में हमें हाई टाइड्स तो देखने को मिलते ही है। तो जब स्प्रिंग टाइड के साथ पेरिजियन टाइड कंसाइड होगा, यानी कि भूनि ज्वार के साथ बृहद ज्वार जब आता है, तब हम क्या देखेंगे? ग्रेटेस्ट टाइडल रेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि पेरिजियन टाइड भी इसके साथ कंसाइड है। पेरिजियन टाइड यानी कि उसमें ग्रेविटेशनल पुल होगा मून का भी, इस वजह से
इस वजह से यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट टाइडल रेंज देखने को मिलती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडस्ट्री इन ऑफ इंडिया। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडस्ट्री इंडिया में कौन सी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कॉटन इंडस्ट्री, वही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। पहला है कि द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द 5th 5-year प्लान। ये बिल्कुल सही, 5th 5-year प्लान में ही हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अनाउंस किया गया था। ठीक है, इसी उसी 5th 5-year प्लान यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था HADP को। यह आपका सही है। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द 6th 5-year प्लान। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है, ये भी पहली बार 6ठी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। फिर राष्ट्रीय सम विकास योजना वाज इनिशिएटेड इन 2014-15 टू डेवलप बैकवर्ड एरियाज। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, 2014-15 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 2003-4 या 4-5 में। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आर असेस्ड अंडर 5 ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स। तो ये आपका सही है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, जो आकांक्षी जिलों का मूल्यांकन होता है, ये 5 ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स में होते हैं, यानी कि 5 व्यापक सामाजिक आर्थिक विषयों के तहत किया जाता है। यानी कि 5 इसमें क्या आ जाता है, 5 ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स में आ जाता है आपका हेल्थ, न्यूट्रिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और फिर से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब आ जाता है इसमें। तो आपका थर्ड वाला छोड़ के बाकी सारा सही है, यानी कि ABD हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेटेरोस्फीयर में जो स्फेरिक लेयर्स है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा लेयर कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, ऐसे आपको अरेंज करना है इस पे। तो आप देखते हैं कि हाइड्रोजन लेयर सबसे ऊपर मिलता है आपको, और सबसे बड़ा यही होता है, सबसे बड़े क्षेत्र में यही है हाइड्रोजन लेयर, क्योंकि ये सबसे हल्का होता है इसीलिए सबसे ऊपर होता है। तो पहले हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन लेयर यानी कि D। उसके बाद हो जाएगा हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हल्का जो है वो हीलियम है, तो इसीलिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम लेयर आता है, हो जाएगा हीलियम। उसके बाद है B, उसके बाद है C, ऑक्सीजन, और फिर नाइट्रोजन सबसे लास्ट में। तो ऐसा आपका ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, ये सेकंड वाला ऑप्शन है आपका। ऐसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट में आपको अरेंज करना था, ये हो गया। और फिर है आपका द एरिया इन विच द फिल्म इज हेल्ड फ्लैट ड्यूरिंग एन एक्सपोजर इज कॉल्ड द, इसको कहते हैं फोकल प्लेन। जो फिल्म या फिर डिजिटल सेंसर जो है वो हम फ्लैट जब लगाते हैं कैमरा में, तो एक्सपोजर के दौरान, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, जिसमें कि हम ये डिजिटल सेंसर या फिल्म वगैरह लगाते हैं, तो उस एरिया को हम फोकल प्लेन कहते हैं। ये भी हम GIS वाले सेक्शन में, रिमोट सेंसिंग और GIS में ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, फोकल प्लेन हो जाएगा आपका। फिर है आपका ये सॉइल से क्वेश्चन है, सॉइल ऑफ इंडिया अगर आपने पढ़ी होगी तो ये आप आंसर कर सकते हैं। तो पहला है आपका, खादर रिप्रेजेंट द ओल्डर पार्ट ऑफ एलुवियल सॉइल। ओल्डर पार्ट ऑफ एलुवियल सॉइल खादर, ये तो गलत है। ओल्डर पार्ट क्या होता है, बांगर सॉइल जो होता है वो ओल्डर पार्ट होता है एलुवियल सॉइल का, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। ब्लैक सॉइल हैज द हायर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अमॉन्ग ऑल द सॉइल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सभी मिट्टियों की तुलना में काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक है, ये ऑप्शन सही है। बी वाला स्टेटमेंट सही है आपका। फिर डेजर्ट सॉइल्स आर रिच इन मिनरल सॉल्ट बट पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, ये भी सही है। रेगिस्तानी मिट्टियों खनिज नमक से भरपूर होती है लेकिन कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में पुअर होता है डेजर्ट सॉइल हमारा, ये भी सही है। फिर है रेड सॉइल्स कवर द लार्जेस्ट एरियाज अमॉन्ग सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल जो इंडिया में जो सॉइल है उसमें सबसे ज्यादा एरिया में रेड सॉइल है क्या, ये स्टेटमेंट गलत है, एलुवियल सॉइल है। तो आपका A और D गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा B C, यानी कि
सेकंड ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं, एनडीसी कहते हैं, ये कौन से एग्रीमेंट यानी कि कौन से एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था हमारा, उसमें हम एनडीसी कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ये हुआ था पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2015 में ही यहाँ ये एनडीसी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि सारे देशों को बोला गया था कि अपना जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है वो कम करें और लेवल अपना डिसाइड करें कि कितने % से हमें कम करना है, अपना अपना टारगेट सब लोग डिसाइड करें। ये एनडीसी 2015 पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन आपका थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन जब हम लोग करेंगे क्लाइमेट का, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें टीई इंडेक्स होता है, तो कौन से एरिया का टी इंडेक्स कितना है ये हमें इसमें मिलाना था। तो ट्रॉपिकल का अबव 127 होता है, ठीक है। टाइगा का सबसे कम होता है, उसके बाद माइक्रोथर्मल का ये हो जाएगा, मेसोथर्मल का ये हो जाएगा। अगर आप लोगों ने थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो पढ़ा होगा तो आप ये कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे आपका इसका आंसर हो जाएगा ए का 3 ऑप्शन इसी एक ही है, ठीक है। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसमें देखिए आपका अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल व्हेन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर गिवन। आपको इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन दिया हुआ है, ठीक है। माध्य और मानक विचलन इसमें दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल निकालने के लिए क्या निकालना होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका फॉर्मूला हो जाता है एस डी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। इस फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करते हैं इस बार इन सबको, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वो आएगा इसमें। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सबसे जो सबसे हाईएस्ट परसेंट आएगा ये आएगा आपका इसका, यानी कि सी ऑप्शन का। उसके बाद ये ऑप्शन हो जाएगा, उसके बाद ए का आएगा और उसके बाद डी का आएगा और फिर बी का आएगा। तो ऐसे आपका ऑप्शन ये सही होगा। आप ये इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है। और फिर है आपका वेलफेयर ज्योग्राफी कॉल्स फॉर बोथ रिवोल्यूशनरी थ्योरी एंड रिवोल्यूशनरी प्रैक्टिस। वेलफेयर ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हमको, वेलफेयर ज्योग्राफी में क्या होता है, रिवोल्यूशनरी थ्योरी और रिवोल्यूशनरी प्रैक्टिस, ये दोनों की मांग करता है क्या। वेलफेयर ज्योग्राफी में हम इन दोनों की बात करते हैं, रिवोल्यूशनरी थ्योरी भी होती है और रिवोल्यूशनरी प्रैक्टिस को भी एडवोकेट करता है वेलफेयर ज्योग्राफी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट तो है। वेलफेयर ज्योग्राफी ऐसा रिवोल्यूशनरी थ्योरी और रिवोल्यूशनरी प्रैक्टिस यानी कि क्रांतिकारी अभ्यास और क्रांतिकारी सिद्धांत को सपोर्ट तो करता ही वेलफेयर ज्योग्राफी। ये आपका स्टेटमेंट तो वैसे सही है, लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे कि आपको ऑप्शन में ऐसा कहीं दिया हुआ नहीं है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा ये फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर सेकेंड वाला ऑप्शन है कि जो नॉक्स थे, ये एक ज्योग्राफर है, stated that objective of geography is to map social and spatial variation in the quality of life। उनको ज्योग्राफी के देखने का तरीका यही था कि वो क्या कहते थे कि भूगोल का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सामाजिक और स्थानिक भिन्नताओं का मानचित्रण करना है, उन्होंने ये कहा था। तो ये सही है, उन्होंने ये कहा था। फिर है आपका कि बिहेवियरल ज्योग्राफी यानी कि व्यवहार भूगोल में was based on the assumption of economic and rational man। क्या जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है उसको हम अज्यूम करके चलते हैं, उसमें इकोनॉमिक और रैशनल मैन को ही सिर्फ अज्यूम करते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हम इकोनॉमिक और रैशनल मैन को ही नहीं, हर तरीके के लोग को उसमें जैसे कि कुछ भी साइकोलॉजिकल या फिर हर तरीके के मैन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिहेवियरल ज्योग्राफी में। किसी एक स्पेसिफिक तरीके के लोग को हम नहीं इसमें पढ़ते उसके बारे में।
तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और उसके बाद है स्टीवर्ट डेवलप्ड सोशल फिजिक्स। तो सोशल फिजिक्स में तो हम ऑगस्ट कॉम्टे को जानते हैं, वैसे आपका ऑप्शन ये दिया हुआ है और एनके ने इसके आंसर को माना है बी और डी। तो बी तो सही है आपका, और डी को भी माना है और ए को नहीं माना है, लेकिन ए स्टेटमेंट आपका सही है। अगर आप बुक पे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपका ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन एनके ने इसको माना है तो हम भी इसी को आंसर मानेंगे, ठीक है। और ये है आपका क्लिमोग्राफ से क्वेश्चन। क्लिमोग्राफ क्या होता है? तो क्लिमोग्राफ एक स्पेसिफिक जो एरिया होता है उसका क्लाइमेट कैसा है, ये अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें तो कौन से ग्राफ पे प्लॉट करते हैं? क्लिमोग्राफ पे, एक स्पेसिफिक एरिया का क्लाइमेट दिखाने के लिए। तो इसमें हम क्लिमोग्राफ में क्या पढ़ते हैं, ऐसा रहता है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर रहता है, यहाँ ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है, यहाँ वेट बल्ब टेम्परेचर रहता है, इसके कॉर्नर्स पे क्लाइमेटिक कंडीशन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वही पूछा है कि कौन से कॉर्नर पे कौन सी तरीके की क्लाइमेट कंडीशन होती है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे होता है स्कॉर्चिंग, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट यानी कि यहाँ पे होता है मगी। मगी कहने का अंतर है उष्ण और आर्द्र, ठीक है। तो ये दक्षिण दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पश्चिम नहीं, उत्तर पूर्व, ये वाला आंसर। ये देखिए यहाँ पे स्कॉर्चिंग हो जाएगा आपका, यहाँ मगी हो जाएगा, यहाँ रॉ होता है, और यहाँ होता है कीन। कीन टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ होता है। तो अगर आप ऐसे मिलाएं तो ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट, और ये साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट। तो आप देखिए साउथ वेस्ट में कीन होना चाहिए, तो साउथ वेस्ट में कीन हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में स्कॉर्चिंग, तो नॉर्थ वेस्ट में स्कॉर्चिंग हो जाएगा, ये सही है। नॉर्थ ईस्ट में मगी, ये हो जाएगा। फिर साउथ ईस्ट में हो जाएगा आपका रॉ। तो ऐसे आप मैच कर लेंगे, दक्षिण पूर्व यानी कि ये रॉ। तो ये हो जाएगा आपका ठंडी एवं आर्द्र। ऐसे ही आप अगर मैच कर लेते हैं इस डायग्राम के अनुसार, क्लेमोग्राफ अगर आपने देखा हो तो आप ऐसे ही मैच करेंगे। आपका ये उष्ण एवं आर्द्र हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट का हो जाएगा उष्ण एवं शुष्क, और फिर दक्षिण पश्चिम का हो जाएगा ठंडी एवं शुष्क जलवायु। ऐसी होती है क्लाइमोग्राफ पे, हम ऐसे इसको प्लॉट करते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, फोर्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोपॉलिटिकली इजराइल लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है इजराइल? तो ये है आउटर क्रेसेंट पे लोकेटेड। हम जब जियोपॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा डिस्कस हम इसके बारे में कर लेंगे कि हार्टलैंड थ्योरी दी गई थी मैकेंडर के द्वारा। रिमलैंड कहाँ पर है, जियोग्राफिकल पाइवोट क्या होता है, इसके बारे में हार्टलैंड थ्योरी से ही कनेक्टेड है। तो ये हम जब जियोपॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आउटर क्रेसेंट, जो इजराइल है वो आउटर क्रेसेंट में लोकेटेड है। उसके बाद है ये दिल्ली वॉज अ पार्ट ऑफ, दिल्ली एक वॉयेजर का नाम है, यानी कि जो यात्रा करते हैं, यात्री जो जाते हैं किसी खोज के लिए या फिर एक्सप्लोर करने के लिए या फिर कुछ स्टडी करने के लिए वोल्केनिक आइलैंड के बारे में, तो वैसे ही दिल्ली एक वॉयेजर थे, यानी कि यात्री थे, ठीक है। वो जुड़े हुए हवाईयन आइलैंड की यात्रा से, हवाई द्वीप की यात्रा से। उन्होंने हवाई द्वीप की यात्रा में हवाईयन आइलैंड्स को पढ़ा, उनके वोल्केनिक एक्टिविटी जो हवाईयन आइलैंड में है उसके बारे में पढ़ाई की इन्होंने, और एक्सप्लोर किया और दुनिया को बताया उसके बारे में, उसके रीजन के बारे में, क्या रीजन है और क्यों होते हैं। तो ये वॉयेज टू हवाई आइलैंड से कनेक्टेड है दिल्ली, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर है आपका कि conceived geography as the science concerned with the formulation of laws governing the spatial distribution of certain feature on the surface of earth। तो इसमें से कौन सी ऐसे थिंकर हैं, ज्योग्राफर है, जिन्होंने ज्योग्राफी को साइंस, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज गवर्निंग द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन फीचर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो सॉरी जो अर्थ का सरफेस है उस पे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, स्पेशल फीचर्स है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ज्योग्राफी को किन्होंने नियम का प्रतिपादन किन्होंने किया था, तो हम पढ़ेंगे शेफर।
शेफर ने ऐसा ज्योग्राफी को ऐसी साइंस उन्होंने माना था, जो कि हमें क्या बताती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन फीचर्स के बारे में बताती है अर्थ सरफेस पे। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि एब्सोल्यूट द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ऑफ एन एयर पार्सल एट सर्टेन टेम्परेचर इज नोन एज, तो ये हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के रेशियो को क्या कहते हैं, तो इसी के रेशियो को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा था 2020-21 में, कौन सा था, तो ये भारत में हम पढ़ते हैं कर्नाटक है। ठीक है, लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। और फिर ये दूसरा क्वेश्चन है आपका अर्बनाइजेशन से है, ये हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। इसमें पहला स्टेटमेंट है आपका, इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने से पहला स्टेटमेंट है कि लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज मोर देन द वर्ल्ड एवरेज। जो इंडिया का अर्बनाइजेशन का जो लेवल है वो वर्ल्ड के लेवल से ऊपर है, मोर देन ज्यादा है वर्ल्ड के एवरेज से। वर्ल्ड में जितना अर्बनाइजेशन का परसेंटेज है उससे ज्यादा अर्बनाइजेशन हमारे भारत में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये तो गलत है, ज्यादा नहीं है, कम है अर्बनाइजेशन। वर्ल्ड के एवरेज से अगर देखें तो इंडिया में अर्बनाइजेशन कम है। एट वर्ल्ड लेवल शेयर द रूरल पॉपुलेशन इज ओनली 5% मोर देन द अर्बन पॉपुलेशन, ये भी गलत है कि जो वर्ल्ड में रूरल पॉपुलेशन का जो शेयर है वो क्या अर्बन पॉपुलेशन से सिर्फ 5% ही ज्यादा है, रूरल पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, सिर्फ 5% नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो आपके सही स्टेटमेंट होगा सी और डी, यानी कि ऐसे आपका आंसर हो जाएगा 3। थर्ड वाले स्टेटमेंट में क्या है कि टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड में द शेयर ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज मोर देन द शेयर ऑफ मोर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जो पॉपुलेशन है उस वो ज्यादा, जो पॉपुलेशन है उसका अर्बनाइजेशन ज्यादा है मोर डेवलप्ड कंट्री की तुलना में अगर हम करें, तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा अर्बनाइजेशन है मोर डेवलप्ड कंट्रीज से, अगर हम टोटल अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो। ठीक है। और उसके बाद है कि लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन साउथ अमेरिका इज मोर देन द यूरोप, ये भी सही है क्योंकि साउथ अमेरिका में जो लेवल अर्बनाइजेशन है वो 82 और 83 है, और यूरोप में अर्बनाइजेशन का जो परसेंटेज है वो 75% है। तो ऐसे आपका ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, तो सी और डी आपका सही। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि टेलियोलॉजिकल अप्रोच ज्योग्राफी में कौन किन्होंने दी थी, टेलियोलॉजिकल अप्रोच। टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, ईश्वरवादी सिद्धांत। ईश्वरवादी सिद्धांत यानी कि कुछ भी ज्योग्राफिकल, जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ ही हुआ तो उसमें टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या हो जाएगा कि अर्थ, भगवान ने अर्थ को बनाया, ऐसे ईश्वरवादी सिद्धांत होता है इसमें टेलियोलॉजिकल अप्रोच में। और ये पर्पस के बारे में बात करता है, एंड जो गोल होता है उसके पर्पस के बारे में ये उसको वैसे डिफाइन करता है। टेलियोलॉजिकल अप्रोच में हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनका हो जाएगा आंसर रिटर। कार्ल रिटर जो है टेलियोलॉजिकल अप्रोच के बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका रिटर, कार्ल रिटर। ठीक है। नेक्स्ट है ये ओशनिक करंट्स, जब हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड करंट, वार्म करंट्स जो होते हैं ओशन में, जो करंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम इसके लोकेशन के भी बारे में पढ़ लेंगे कि कौन सा करंट कहाँ पर है। तो एंटीलीज करंट हमें देखने को मिलता है नॉर्थ अटलांटिक में, वेरुवियन करंट हम पढ़ेंगे साउथ पैसिफिक में, बेंगुएला पढ़ेंगे साउथ अटलांटिक में, और अगुलहास इंडियन ओशियन। तो ऐसे आप आंसर मिला सकते हैं। ए का हो जाएगा आपका 3, ए का 3, बी का 4 और सी का 1। हाँ, ये सही आंसर है आपका 3। एंटीलीज करंट, हाँ, नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, बिल्कुल भी सही है आपका 3 आंसर, सही हो जाएगा ऐसे। ये भी आपको जो ओशन करंट्स वाला क्वेश्चन था ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल सकता है देखिए। और फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे अर्थक्वेक के वेव्स के बारे में और अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन पी वेव्स इज टू एंड फ्रो। जो पी वेव्स में जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, उसका डायरेक्शन क्या होता है,
टू एंड फ्रो, यानी कि ऐसे पैरेलल होता है, इधर उधर ऐसे सीधी रेखा में होती है। तो हाँ, ये बिल्कुल भी सही है, ऐसे ही होता है पार्टिकल्स का मूवमेंट पी वेव्स में। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेटमेंट है द पाथ फॉलोड बाय पी वेव्स थ्रू इंटीरियर ऑफ अर्थ इज कन्वेक्स। कन्वेक्स होता है क्या, उनका शेप कन्वेक्स होता है? तो ये गलत है, कन्वेक्स नहीं होता है, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इसका जो पाथ होता है पी वेव्स का। तो ये हम पता नहीं लगा सकते कि कन्वेक्स या कनकेव है, तो ये गलत है आपका। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इन रेले वेव्स इज इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इन द प्लेन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये भी आपका सही है, जो रेले वेव्स का जो मोशन है पार्टिकल्स का वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही होता है, ऐसे होता है। तो ये बिल्कुल सही है। एस वेव्स कैन पास थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड, ये गलत है, एस वेव्स कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड्स। तो एस वेव सिर्फ सॉलिड के द्वारा ही पास कर सकता है, लिक्विड में ये पास नहीं होता है, तो ये गलत है आपका। सही आंसर हो जाएगा ए और सी, ये ऑप्शन फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप हिंदी में भी देख सकते हैं सेम। फिर है जोन ऑफ एलुविएशन किसको कहते हैं? ये जो लेयर्स हम देख रहे हैं ये सॉइल के लेयर्स है। पहले आप ओ लेवल ओ देखते हैं, फिर ए बी सी, फिर आपका आर आ जाता है, बेडरॉक जिसे कहते हैं। उसमें जोन ऑफ एलुविएशन किसे कहते हैं? यानी कि जोन ऑफ एलुविएशन में क्या होता है, लीचिंग होता है, जो ऊपर वाले मिनरल्स होते हैं उसका लीचिंग होता है, जो भी मिनरल्स है उसका लीचिंग वो नीचे जाता है, नीचे वाले लेयर्स में जाता है, उसको जोन ऑफ एलुविएशन कहते हैं। तो ये होगा आपका ए, इस टॉप सॉइल से ही लीचिंग होना शुरू होता है, इसीलिए इसको जोन ऑफ एलुविएशन कहते हैं। ये वाला आपका आंसर सही है। ये निक्षालन मंडल के रूप में जाना जाता है ए लेयर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व मीन टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड मीन टेम्परेचर ऑफ इट्स लैटिट्यूड। यानी कि जो एक लैटिट्यूड पे क्लाइमेट है उससे वो एक जगह का क्लाइमेट और डिफरेंस में है, मतलब अंतर है। जैसे कि एक मान लेते हैं ये लैटिट्यूड है, ठीक है, यहाँ पे सारे जगह का जो क्लाइमेट है ये सेम है, लेकिन सिर्फ एक जगह का जो क्लाइमेट है ये इन सारे क्लाइमेट से अलग है। ठीक है, ये मान लेते हैं हम कि 30 डिग्री नॉर्थ वाला एरिया है। ठीक है, तो इसमें सारे में एक जैसा क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, लेकिन एक प्लेस पे क्या होता है कि डिफरेंट क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थर्मल थर्मल एनोमली, यानी कि तापीय विसंगति। विसंगति आ जाती है यहाँ पे, सेम जगह सेम जैसा क्लाइमेट यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीन टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड मीन टेम्परेचर ऑफ इट्स लैटिट्यूड में डिफरेंस मिलता है देखने को, उसको थर्मल एनोमली कहते हैं। ठीक है, फिर ये क्लिमोग्राफ से क्वेश्चन है आपका रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि जो मैंने बताया क्लिमोग्राफ ऐसे होता है, इसके वाई एक्सिस पे क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, और इसके एक्स एक्सिस पे क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है क्लिमोग्राफ में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में आपका वेट बल्ब टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ जा सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका यही है। ठीक है, शुष्क बल्ब तापमान और सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट है कि थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑरिजिन ऑफ मानसून वाज प्रोपाउंडेड बाय। जो थर्मल कॉन्सेप्ट है मानसून का, जो ओरिजिन ऑफ मानसून का जो थर्मल कॉन्सेप्ट है वो किन्होंने दिया था? तो ये हम पढ़ेंगे, हेलेन ने दिया था हमें। हेलेन ने दिया था थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ मानसून। पोटेशियम में मानसून का ओरिजिन ही समझाते हैं कि भारत में मानसून कैसे आती है और स्ट्रॉन्ग कैसे होती है। कि पोटेशियम भी मानसून से ही संबंधित है, लेकिन ये ओरिजिन ऑफ मानसून को नहीं समझाते, उसके थर्मल कॉन्सेप्ट को नहीं समझाते ये। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा हेलिन ने थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून को दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन कंटूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सरफेस एज अज्यूम। कंटूरिंग में हम बहुत सारी चीजें अज्यूम करते हैं, उसके बाद कंटूर करते हैं। तो कंटूर में क्या होना चाहिए, जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? तो अनड्यूलेटेड होना चाहिए। अनड्यूलेटेड सरफेस हम अज्यूम करते हैं कंटूर करते समय। ठीक है, तो ये आपका सर्वेइंग का क्वेश्चन है, उसमें हम लोग सर्वेइंग में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है कि किन की बुक, ये सब बुक है
ये सारे आपके जो है ये बुक्स है। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हमें ये अरेंज करना है कि कौन सी बुक पहले है उसके बाद कौन सी बुक आई। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्मागेस्ट। ये टोलेमी ने दिया था 150 AD, सबसे पहले यही आया था, टोलेमी ने दिया था 150 AD में, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका बी, बी 2 ऑप्शन में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफिका जनरलिस, ये आपका आता है। इसके बाद ये कम से कम 1600 लगभग में आपका ये आया था, तो इसका आंसर BDAC हो जाएगा। उसके बाद कॉस्मोस, ये 1800 में, ये आपका आया था 150 AD, ये 1600 समथिंग AD में, और ये 1800, और ये तो 1900 1900 कुछ में ये आया था। सबसे लास्ट में आपका सी आएगा। तो ऐसे आपका हो जाएगा BDAC, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर 3, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट कितना % ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्स। इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का वाटर रिसोर्स का कितना % है, पूरे वर्ल्ड में जितने वाटर रिसोर्स है उसका कितना % इंडिया के पास है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4% वाटर ही है इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। और पॉपुलेशन कितना है, लगभग 18% पॉपुलेशन है, और एरिया 2.4 के समथिंग एरिया है इंडिया के पास, और वाटर 4। तो इंडिया जो है एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, वाटर की कमी है यहाँ पर, पॉपुलेशन ज्यादा है और वाटर रिसोर्स कम है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका एक आ जाता है स्टैटिस्टिक्स से। जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ये पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक मेजरमेंट के बारे में कि नॉमिनल मेजरमेंट, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो क्या होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि डज योर विलेज हैज पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, यानी कि क्या आपके गांव में पाइप से पीने की पानी की आपूर्ति होती है, तो इसका आंसर या तो यस में होगा या तो नो में होगा। कोई डेटा तो आप दे नहीं रहे, हाँ और ना बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो स्टैटिक्स मेजरमेंट होते हैं ये नॉमिनल में आते हैं, नॉमिनल नॉमिनल में, ऑर्डिनल में नहीं आएगा। ऑर्डिनल में कौन सा आता है, जब हमें क्रम में सजाना होता है, क्रमित, क्रम सूचक कहते हैं ऑर्डिनल को। जब हमें क्रम में करना होता है तब हम ऑर्डिनल वाले को, ऑर्डिनल मेजरमेंट को यूज करते हैं। ऐसे जब यस, जब आंसर हमारा यस और नो में मिल रहा हो तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं नॉमिनल मेजरमेंट, ठीक है। ये हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोन ऑन अ मैप इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, कि मानचित्र पर दिखाया गया निम्नलिखित में से कौन सा अदृश्य और अमूर्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाउंड्री, क्योंकि जो विलेज, टाउन और रिवर है ये तो मैप में शोन है और ये फिजिकली भी प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं जाकर कि गांव यहाँ पर है, ये टाउन है, ये रिवर है, अगर आपको मैप में दिख रहा है तो आप जाके देख भी सकते हैं। लेकिन आप बाउंड्री, बाउंड्री को ना आप टच कर सकते हो ना देख सकते। क्या आप बाउंड्री मैप में तो दिखाई हुई होती है कि यहाँ पर इस स्टेट की, यूपी और बिहार की बाउंड्री आप देख सकते हैं, लेकिन क्या आपको असलियत में वो बाउंड्री आप जाएंगे तो कहीं फिजिकली देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलती। ऐसे कोई लाइन तो खींचा हुआ नहीं होता है कि वो बाउंड्री लाइन है। तो ऐसे ही हमारा, हम जो बाउंड्री होता है इसको इनविजिबल और इंटेंजिबल कंसिडर करते हैं, ठीक है। सीमा, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। फिर आपका द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल विद हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड लो मॉइस्चर कंटेंट, कौन से कोल में हाईएस्ट कार्बन होता है और लो मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो ये काफी इजी सा क्वेश्चन था। एंथ्रासाइट में होता है 90 to 95% कार्बन होता है और मॉइस्चर कंटेंट काफी कम होता है एंथ्रासाइट में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका थर्ड एंथ्रासाइट हो जाएगा। फिर है आपका, अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपका यही था। तो हमने 75 क्वेश्चन जो 2024 के थे वो डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन कहीं पे भी, इस क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बाकी आप लोग देख लेंगे और एक बार फिर से अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। और इसका जो PDF है इसके एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके ऐप पर, जो स्टोरिका का ऐप है वहाँ पे ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मैं इसका PDF डाल दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं उसके एक्सप्लेनेशन और आंसर के साथ, ठीक है। बाकी यही है आपका, आप लोग इसको डाउनलोड करके देख लीजिए। और ये आपका 1 to 75
1 to 75 पूरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपके ऐप पर डाउनलोड, मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।